Good morning, everyone. How are you all? So, yes, let's start our today's class. And see, आज आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है, I lost the exam, not myself. So, ये आज का जो आर्टिकल है बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से ज़रूर रीड करना चाहिए. So, चलिए पहले हम वोकैबुलरी करेंगे, फिर हम अपना आर्टिकल रीड करेंगे, ठीक है. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया हुआ है और हम हमेशा इसका जो एक मीनिंग है नेचुरली जो निकल के आता है वो होता है एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड. एग्जॉस्टेड मतलब कंप्लीटली फिनिश्ड. अब आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप थक के चूर हो गए हैं, ठीक है. तो ये वाला मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्जॉस्टेड. वहाँ पे जब थकान के लिए हम बोलते हैं ना आई एम एग्जॉस्टेड मीन्स आई एम कम्प्लीटली टायर्ड, अब मुझसे और कुछ नहीं होगा. तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव का इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है टायर्ड वाले रूप में, ठीक है. जैसे टायर्ड है, ये भी तो एडजेक्टिव ही है, मैं थक गया हूँ. टायर्ड से जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो तब उसको हम एग्जॉस्टेड कहते हैं. सो टायर्ड, वेरी टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा, अब मुझसे कुछ और नहीं होगा. तो एग्जॉस्टेड वहाँ पे एडजेक्टिव होता है. बट अभी हम दूसरा रूप इसका देख रहे हैं. इसका एग्जॉस्टेड का एक और मीनिंग है, जैसे आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माई ऑप्शंस टू फिनिश दिस प्रॉब्लम. आज की क्लास में ये आया सेंटेंस, तो फिर हमने कहा ओके, तो ये हमें एक और तरीके से इस मीनिंग को सीखने के लिए मिला. एग्जॉस्टेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फिनिश्ड, कंप्लीटली यूज्ड कर लिया आपने उस चीज़ को. जैसे आई हैव यूज्ड ऑल माई ऑप्शंस टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे टायर्ड का मीनिंग नहीं है. एग्जॉस्टेड का मीनिंग जनरली टायर्ड निकल के आता है, बट यहाँ पे एग्जॉस्टेड का मीनिंग टायर्ड नहीं है. आई हैव कंप्लीटली यूज्ड ऑल माई ऑप्शंस, है ना. तो मतलब मैंने अपने ऑप्शंस को कंप्लीट यूज़ कर लिया है. आई हैव यूज्ड ऑल माय ऑप्शन, जितने भी मेरे पास में ऑप्शंस थे मैंने सब इस्तेमाल कर लिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, और ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई. आप ऐसे कह रहे हैं, नाउ आई हैव नो अदर hope left because I have exhausted all my options to fix this problem. Means I have used all my options to fix this problem. So यहाँ पे exhausted का मतलब क्या है, used है, मतलब इस्तेमाल करना, थकान वाला नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए मैंने और आपको एग्जांपल दिया है. आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माय ऑप्शंस, अगेन मतलब वही है कि आई हैव यूज्ड ऑल माय ऑप्शंस. यही हमारी आज के आर्टिकल में दिया हुआ था, तो वहाँ से हमें ये सीखने के लिए मिला कि यहाँ पे एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या है. माय सेविंग्स आर एग्जॉस्टेड मतलब माय सेविंग्स आर फिनिश्ड, अब मेरी सेविंग्स खत्म हो गई हैं. सेविंग्स थक थोड़ी ना जाएंगी, आई एम टायर्ड होगा, सेविंग्स थोड़ी ना थक जाएंगी, वो तो यूज्ड हो गई हैं, फिनिश्ड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, ठीक है. ये समझ में आ गया एग्जॉस्टेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है. और फिर अब यहाँ पे ये वर्ब हो गया, वर्ब डन है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरवेलमिंग. एक ओवरवेलमिंग होता है, एडजेक्टिव हुआ, ओवरवेलमिंगली हो गया, ये एडवर्ब हो गया. और इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा. ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सेम है. सो बहुत ही ज़्यादा वो हो गई, और ये एडवर्ब है तो यानी कि ये आपके एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, उस रिजल्ट को यानी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा. सो अत्यधिक रूप से. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द प्लान वॉज ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड बाय स्टूडेंट्स. तो अब सपोर्टेड बाय स्टूडेंट, अब हम कहें द प्लान वॉज सपोर्टेड बाय स्टूडेंट मतलब जो आइडिया था, जो प्लान था, उसको स्टूडेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया गया. लेकिन किस प्रकार, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली सपोर्ट मिला हमें लोगों का, एक्सट्रीमली. तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ओवरवेलमिंगली. ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड, ये वर्ब है ना. सो वर्ब का यहाँ पे ये हो गया हमारा, इसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. कितना सपोर्ट मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सो द प्लान वॉज ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड बाय स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. सो बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया. आई फेल्ट ओवरवेलमिंगली हैप्पी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़. तो आई फेल्ट हैप्पी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ हम सिंपली बोल सकते हैं कि न्यूज़ सुनने के बाद में मुझे अच्छा लगा. लेकिन कितनी खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे. सो जैसे हम एक्सट्रीमली बोलते हैं, ह्यूज बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं, तो वैसे ही हमने ओवरवेलमिंग लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है. हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है.
एडजेक्टिव को कौन बताएगा? एडवर्ब्स बताते हैं ना। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी क्या है? एडवर्ब है। सेम ऐसा आपका ये शब्द भी एडवर्ब है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ओवरवेलमिंगली किसको एक्शन, या तो किसी एक्शन को आपका सब डिस्क्राइब करेगा या फिर ये रिजल्ट यानी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देगा। सो इन एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और ग्रेट वे, मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, मैसिवली, ह्यूजली। समझ में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरवेलमिंग जो है ये आपका क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो ये आपके नाउन को डिस्क्राइब करेगा, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि मैं बोलूँ, चलो अब आई फेल्ट ओवर, चलो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप मुझे ओवरवेलमिंग के लेके आप मुझे 2 सेंटेंस बना के कमेंट में दे देना, ठीक है? ओवरवेलमिंगली समझ में आ गया? ये क्या है? आपका एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब है आपका, मीन्स एक्सट्रीमली, और ओवरवेलमिंग मतलब एक्सट्रीम, ठीक है? द प्लान वॉज ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड बाय स्टूडेंट, तो प्लान जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टूडेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मीनिंग आप ऐसे सोचो, हाँ, इसको याद करने का एक बहुत सही तरीका ये हो जाएगा कि जैसे जहाज है ना आपका, ओशियंस में से ही जाएगा, वो शिप है तो जहाज ओशियन से ही जाएगा। अगर आपकी जो वेव्स हैं वो एकदम स्मूथ हैं तो स्मूथ कामली तरीके से आपका चला जाएगा, बट बारिश आ रही है, वेव्स बहुत हाई हो गई हैं, टाइड्स आ रही हैं, तो अब वो टर्ब्यूलेंस हो गया, मतलब पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, पानी अशांत है आपका। सो टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम अशांत स्थिति में है चीज़ें, उथल पुथल से भरी हुई हैं चीज़ें, फुल ऑफ डिस्टर्बेंस है, केओस है, कमोशन है ना, स्ट्रॉन्ग चेंज है। पानी एक जैसे टाइड्स आ रही हैं, जब टाइटैनिक आपने देखी है तो वो कैसे डूबती है? वाटर टर्ब्यूलेंस की वजह से ही पानी पूरा अशांत हो जाता है ना, हाई टाइड्स आ जाती हैं, उथल पुथल मच गई पानी में, पानी जहाज जो है वो पानी जो है जहाज के अंदर आ गया तो जहाज डूब गया। तो टर्बुलेंट का मतलब क्या है? काम नहीं है भाई, बिल्कुल काम नहीं है, चीज़ें अनस्टेबल है, एकदम तूफान आ रहा है, chaotic है, चीज़ें बहुत रफ है। जैसे कि द पास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन इमोशनली टर्बुलेंट फॉर मी, इसका मतलब क्या हुआ? जो पिछले कुछ हफ्ते थे ना वो मेरे लिए इमोशनली कैसे रहे हैं? बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं, बहुत केओटिक रहे हैं, बहुत उथल पुथल मची है। तो हम इमोशनली तो बहुत ऐसा होता है ना कि कोई कोई दिन हमारे लिए इमोशनली बहुत टर्ब्यूलेंट होता है, मीन्स बहुत डिस्टर्बिंग होता है, हमारा दिमाग में ही कचरा मच रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो वो क्या है? वो केओटिक है, वो अनस्टेबल है, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। दे हैड अ टर्ब्यूलेंट रिलेशनशिप। अब कैसा रिलेशनशिप? एक होता है अच्छा रिलेशन है, काम है, लोग मिच्योरली बिहेव कर रहे हैं ना, लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा रिलेशन है। अब टर्ब्यूलेंस से सोचो, पूरा उथल पुथल मचा हुआ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, अपनी अपनी बातें बोली जा रही हैं। सो कैसा है? फुल ऑफ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे कोई शांति मिलेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं होगी, तो टर्ब्यूलेंट हो गया। द क्लासरूम बिकेम टर्ब्यूलेंट व्हेन द टीचर लेफ्ट, तो जैसे ही टीचर जाते हैं और क्लासरूम में तो पूरा शोर शराबा हो जाता है, क्योस हो जाता है, और स्पेशली अगर छोटे बच्चों की क्लास हो तो फिर तो बाप रे बाप कुछ भी हो सकता है। सो टर्ब्यूलेंट का मतलब एकदम फुल ऑफ डिस्टर्बेंस है ना। बारिश आ गई, बारिश आने के बाद में स्थिति कैसी हो जाती है? सोचो, हाँ ऐसे सोचो, जैसे कि मुझे याद है कि अभी बारिश से मैंने बोला तो जब उस समय पे खेती हुआ करती थी, है ना, तो अगर क्या बोलते हैं, गेहूं की खेती है, काटने का टाइम आ गया है, राइट, या फिर आपने सोचो कि काट के वो क्या बोलते हैं, लाख निकाल के वहां पे रखा हुआ है और अब बारिश आ गई तो भाई पूरा उथल पुथल मच गया, उधर भूस में बारिश गिर गई है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। तो पूरा क्योटिक हो गया है सीन, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, खेत में पूरा पानी पानी भर गया है, लोग अपना गेहूं निकाल रहे हैं, जल्दी जल्दी से चीज़ें भर रहे हैं, तो पूरा टर्ब्यूलेंट हो गया, उथल पुथल मच गई है, डिस्टर्बेंस हो गई है, केओस हो गया है। ठीक है, इजी वन।
और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, स्थिति को बता रहा है आपका। बोटल नेक का मतलब, बोटल नेक से मुझे ना अभी एक हाईवे बना है, कौन सी जगह बना है वो मैं भूल गई हूँ। वो हाईवे क्या है कि 4 लेन है ऐसे करके, और फिर अचानक से यहाँ पे ये 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये स्थिति कौन सी हो गई, ये बोटल ही तो बन गई ना। आप देखोगे, खुद देखो, बोटल जैसा बन गया ना ये, तो ये बोटल नेक हो गया। अब मान लो कि यहाँ से तो गाड़ियां तेज तेज आ रही हैं, ये 4 हाईवे है तो गाड़ियां आ रही हैं, बट यहाँ पे आके तो स्लो डाउन हो गई। तो बोटल नेक का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा सोचो, बोटल की नेक पे जब चीजें आएंगी तो चीजें रुक जाएंगी ना, स्लो डाउन हो जाएंगी चीजें। जैसे वो यहाँ से तेजी से आ रही हैं, वो अब वो स्लो हो गई हैं। तो यही आपका बोटल का नेक है। बोटल की नेक पे आके चीजें क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पैसेज क्या हो गया है, छोटा हो गया है, उनमें रुकावट आ गई है, अड़चन आ गई है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्रोग्रेस क्या हो गई है, स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ है जो उनको ब्लॉक कर रही है, उनको लिमिट कर रही है। सिंपल है। आपने देखा होगा ये वाला हाईवे एकदम बोटल नेक हाईवे बनाया है ये, तो ये किस प्रकार क्या सोच के लगाया है समझ नहीं आ रहा। यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं फटाफट से, और यहाँ पे आके ये कहाँ जाएगी, ये क्या मतलब। तो ये क्या हो गया, अब ये बहुत, ये एक्सीडेंटल पॉइंट बना दिया है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रोग्रेस क्या हो गया, गाड़ियों की स्पीड क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई है। काम कैसा हो गया, स्लो डाउन हो गया है ना, क्योंकि कुछ चीज़ है जो उसको ब्लॉक कर रही है, उसको लिमिट कर रही है। तो उसमें बाधा बन रही है, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, ब्लॉकेज हो रही है, हिंड्रेंस मतलब वही बाधा बन रही है, उसको रोक रही है, स्लो डाउन कर रहे हैं। we need to identify the bottlenecks in this process. So अब जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये काम आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो फिर आप कह रहे हैं यार हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वी नीड टू आइडेंटिफाई, हमें पहचानने की ज़रूरत है कि इस प्रोसेस में, इस काम में बोटलनेक क्या है। बोटलनेक मतलब बाधा क्या पड़ रही है, क्या चीज़ है जो अड़चन आ रही है, जिसकी वजह से काम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। कम्युनिकेशन गैप्स आर क्रिएटिंग बोटलनेक्स बिटवीन टीम्स। ऐसे ही होता है, आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ये बोटलनेक क्रिएट कर देगा, मीन्स बाधा बन जाएगा, ब्लॉकेज बन जाएगा, हिंड्रेंस बन जाएगा, स्लो पॉइंट हो जाएगा आपके काम में। वाई, क्योंकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बोटलनेक वर्ड समझ में आ गया। सो मतलब ऑब्स्टेकल है वो चीज़ आपके काम में, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी हम कंफ्यूज हो ना, जैसे कि, तो आप ये देखो कि अभी इसमें हम पहचानने की कोशिश करते हैं बोटलनेक का पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल आया है द, फिर यहाँ पे इन प्रपोजिशन आ गया, तो यानी ये आर्टिकल इसी के लिए आया है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं, तो ये हमारा हो गया नाउन। डन है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रीकैलिब्रेट। रीकैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, रीकैलिब्रेट का मतलब होता है एक देखो चेंज नहीं होता। रिकैलिब्रेट का मतलब चेंज नहीं है। रिकैलिब्रेट का ऐसा सोचो, ओके, कि आप ना जैसे, हाँ ये वाला एग्जांपल मेरा बेस्ट है। मॉक टेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स रिकैलिब्रेट प्रिपरेशन। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब आपने 4 महीना 5 महीना अपनी पढ़ाई कर ली, सिलेबस आपने एक बार गो थ्रू हो गए, देन स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। वाई, मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको रिकैलिब्रेट करने में हेल्प करता है। रिकैलिब्रेट का मीनिंग क्या हुआ, अब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, एक आपका प्लान बना हुआ है और आप उसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बट जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर आपने देखा नहीं यार मैंने पढ़ाई तो की लेकिन मैं आंसर्स नहीं मार्क कर पा रहा हूँ, तो अब आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, क्वेश्चन आता तो है बट मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप केयरफुली करेक्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। यू आर नॉट चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली, यू आर नॉट चेंजिंग योर पर्पस कंप्लीटली, यू आर जस्ट चेंजिंग, यू आर जस्ट करेक्टिंग योर डायरेक्शन, कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। सो यू आर केयरफुली करेक्टिंग योर डायरेक्शन आफ्टर गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जब आपने मॉक लगाया, फिर आपने देखा कि मेरे
मैथ्स में मुझे क्वेश्चंस तो आते हैं बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत लेंदी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा टाइम चला जा रहा है। तो अब क्या कर रहे हो, अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज कर रहे हो, आप उसके शॉर्ट ट्रिक्स पे काम कर रहे हो। आप ये चेक कर रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे नहीं करने हैं, या मुझे किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। तो आप रिकैलिब्रेट कर रहे हो अपनी पूरी आपके प्रोसेस को, पूरा आप वो करेक्ट कर रहे हो किस तरीके से आप काम करो, ठीक है। सो वो होता है रिकैलिब्रेट, मीन्स केयरफुली करेक्टिंग योर डायरेक्शन आफ्टर गेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन। जैसे लाइफ इवेंट्स फोर्स अस टू रिकैलिब्रेट आवर पर्सपेक्टिव। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। लाइफ इवेंट्स, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है, वैसे वैसे ये हमें फोर्स करता है, हमारा जीवन ही हमें सिखाता है कि हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उसको हम करेक्ट करें। क्योंकि हमारे जो सोचने के तरीके होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। एक 18 साल के बच्चे से आप पूछोगे कुछ चीज़, और वही चीज़ अगर आप एक 28 साल के इंसान से पूछोगे, और वही फिर आप एक 38 वाले से पूछ लो और एक 48 वाले से पूछ लो, आपको सबके पर्सपेक्टिव में उसी सेम चीज़ के लिए आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर लाइफ इवेंट्स, ऑल बिकॉज ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट कि उन्होंने उस पर्पस को अचीव करने का पर्पस नहीं अचीव करना, बट उनके अचीव करने का जो ढंग है वो डिफरेंट होगा। I realized rote learning wasn't working, so I recalibrated my approach. Absolutely. मैंने रियलाइज़ किया रोट लर्निंग मतलब रटने वाली जो लर्निंग है वो काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैंने अपनी अप्रोच को क्या किया, एडजस्ट किया, मैंने उसमें थोड़ा बदलाव किया, उसको रीसेट किया। चेंज नहीं किया, उसको रीसेट किया कि अब मैं रटूंगा नहीं, अब मैं इसको ढंग से समझूंगा। पढ़ाई तो करनी है, पेपर तो पास करना है, बट रटने से काम नहीं चल रहा है, तो अब इसको मुझे अंडरस्टैंड करना है। मैंने अपनी जो काम करने का तरीका है, जो मेरी डायरेक्शन है, उसको केयरफुली करेक्ट किया। समझ में आया? आई नीड अ डे ऑफ टू रिकैलिब्रेट माई माइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दिमाग एकदम थक गया है और मुझे चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। सो हम उसको चेंज नहीं कर रहे, हम उसको ऑल्टर नहीं कर रहे, हम उसको रीअलाइन कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। आपका रिकैलिब्रेट करना मतलब उसको आप दोबारा से सोच रहे हैं, दोबारा से मेजर कर रहे हैं, उस चीज को आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ओके ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है। समझ में आ गया? सारे एग्जांपल्स हमने डील कर लिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोफाउंड। एक सेकेंड, ये कट तो नहीं रहा ना? नहीं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत, जैसे आपको नॉलेज है और एंड योर नॉलेज इज प्रोफाउंड, दैट मीन्स यू हैव अ डीप नॉलेज। आपको बहुत तह तक चीज़ों के बारे में जानकारी है, आपको बहुत गहराई से चीज़ें पता हैं। वेरी डीप, स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, बहुत गहराई से। जैसे द बुक ऑफर्स प्रोफाउंड इंसाइट्स अबाउट लाइफ। तो जो किताब है ना, सपोज हम इसको दिस बुक बना देते हैं कि कोई एक बुक है जो हमें कैसी नॉलेज दे रही है? प्रोफाउंड इंसाइट दे रही है, प्रोफाउंड नॉलेज दे रही है जीवन के बारे में। प्रोफाउंड मतलब बहुत डीप, बहुत इंटेंस, बहुत पावरफुल, बहुत मीनिंगफुल, बहुत इंसाइटफुल। इंसाइट मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, हिज वर्ड्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन देम। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो उसके शब्द थे ना, उसके शब्दों का उनके ऊपर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ा। प्रोफाउंड मीन्स वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वैसे तो सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। सो डीप है, इंटेंस है ना, वेरी मीनिंगफुल, वेरी पावरफुल, वेरी इंसाइटफुल, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। डन है, इजी वन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर आर्टिकल, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। तो ऑब्वियसली हम लोग अपने फेलियर से ही हम सीखते हैं और सीखना चाहिए। I recently made the last attempt at an examination and failed to clear it by just 0.33 marks.
आई रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया एग्जामिनेशन में, और मैं उस लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। कितने मार्क्स से? सिर्फ 0.33 मार्क्स से मैं कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ पाया, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, और मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। I had taken this examination 4 consecutive times, and with this attempt, I have now exhausted all my chances. I had taken this examination 4 consecutive times, मतलब मैंने इस एग्ज़ाम को लगातार 4 बार दिया, ठीक है। एंड विद दिस अटेम्प्ट, और इस अटेम्प्ट के साथ में आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माई चांसेस, मतलब मैंने अपने जो मेरे सारे चांसेस हैं उनको मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरे सारे चांसेस इस्तेमाल हो चुके हैं। सो दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट. It has become clear that I may never formally do what I aspire to despite sustained effort and commitment. It has become clear, अब ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी है कि अब मैं I may never formally, मतलब फॉर्मली ऑफिशियली तरीके से तो अब मैं वो कभी नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता था। What I aspired means आप कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ के आप उस चीज़ को पाने के लिए आपने खूब मेहनत की, आपकी वो डिज़ायर थी, है ना। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, सस्टेन्ड मीन्स लगातार एफर्ट और कमिटमेंट के बावजूद। अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो चीज़ मैं करना चाहता था अब वो मैं फॉर्मली तो नहीं कर पाऊँगा, ऑफिशियली तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा। पैसे समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर है ये चीज़। मैनी ऑफ अस एनकाउंटर सिमिलर सिचुएशंस इन लाइफ। मैनी ऑफ अस, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि ये जो मैनी है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ओके हाँ, और इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। सो हम में से जो बहुत सारे लोग हैं ना वो यही सिमिलर, यही सेम सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस करते हैं, इनकाउंटर करते हैं। At certain junctures, we prioritize one goal above everything else. तो कभी ना कभी एक certain point पे हम सब जो लोग हैं वो एक गोल को अपनी हर एक चीज़ के ऊपर रख देते हैं। ये होता है, आप सब लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ऐसा होता है। उस काम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए वी इन्वेस्ट आर टाइम, आर एनर्जी एंड इमोशनल रिजर्व्स इनटू इट। उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या इन्वेस्ट करते हैं? हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, हम सब कुछ उसके अंदर अपना डाल देते हैं। वी गिव इट आवर हार्ट एंड सोल, कन्विंस्ड दैट सक्सेस विल जस्टिफाई द सेक्रीफाइस। और हम अपना हार्ट एंड सोल मीन्स अपना दिल, है ना, दिलो जान हम उसमें डाल देते हैं, और हम अपने आप को ओवर टाइम हम यही अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं कि बस एक बार सफलता हो जाए तो ये सारा जो सेक्रीफाइस है ये जस्टिफाई हो जाएगा। येट, लेकिन फिर भी कभी कभी डिस्पाइट जेन्युइन एफर्ट थिंग्स डू नॉट मटेरियलाइज, है ना। कभी कभी हर एक मेहनत के बावजूद, जेन्युइन एफर्ट्स के बावजूद भी चीज़ें नहीं होती हैं। मटेरियलाइज मतलब रियल फॉर्म में चीज़ें नहीं आ पाती हैं। आउटकम्स डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट इंटेंट, प्रिपरेशन और परसिवरेंस। सो अब जो रिजल्ट है वो डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट मीन्स दर्शाता है जो हमने मेहनत की। अब देखो आपने क्या मेहनत की, दूसरे लोग सिर्फ आउटकम से उसको जज करेंगे ना। तो अब आपका आउटकम वो नहीं आया जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो अब वो चीज़ आपका इंटेंट नहीं दर्शा पा रहा है ना। अब आप लोग कहेंगे, जैसे मुझे याद है अभी कल परसों ही मैं अपने एक स्टूडेंट से बात करी थी, सेम चीज़ उन्होंने ये बात बोली कि फेलियर वही, दूसरों को यही चीज़ महसूस होती है कि हम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, हमारी प्रिपरेशन में कमी है, हमारी परसिवरेंस नहीं है। परसिवरेंस का मतलब होता है, आप ऐसे सोचो, परसिवरेंस मीन्स आप एक बार फेल हो गए, फिर आप ट्राई कर रहे हैं, फिर फेल हो गए, फिर ट्राई कर रहे हैं। नेवर गिविंग अप स्पिरिट को हम परसिवरेंस कहते हैं, मतलब लगातार आप निरंतर प्रयास करे जा रहे हैं कितने भी फेलियर्स के बावजूद, दैट इज योर परसिवरेंस। ये क्लियर हो गया? आगे पढ़े, ठीक है। At the moment of failure, the goal appears overwhelmingly important, almost defining what we are.
एट द मोमेंट ऑफ फेलियर, मतलब जब हम फेल होते हैं तो वो जो गोल है ना, वो हमें कैसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका हूँ। और ये डिफाइन कर रहा है हम कौन हैं। वो गोल जो हमसे अब नहीं अचीव हो पाया है, वो चला गया है। हाउएवर, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लाइफ ऑफन टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टाइम टर्न, और जो ज़िंदगी है वो अनएक्सपेक्टेड उसमें बदलाव आते हैं। What once felt central may gradually lose its relevance as new paths emerge. और ये लाइन ना, आप ऐसे सोचो, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरे छोटे बहन भाई की तरह हो, छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप, है ना। तो आपके लिए ये पैसेज एकदम वो ही है। इसलिए मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा यस, दिस इज फॉर टुडे। हम आप अभी एक मेहनत कर रहे हो, आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपको लग रहा है कि वही है। डेफिनेटली मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना है ना। नहीं सोचना बहुत कुछ, मैं भी ये सजेस्ट करती हूँ। लेकिन ये भी चीज़ याद रखनी है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि वॉट वंस फेल्ट सेंट्रल में ग्रेजुअली लूज इट्स रेलेवेंस। जो अगर वो नहीं हो पाया, इन केस अगर आपके मन में लग भी रहा है ना कि मुझसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो बस इतना सा याद रख लेना कि जिस चीज़ को अभी हमने अपनी ज़िंदगी का सेंटर मान लिया है ना, कोर मान लिया है कि यही मेरी लाइफ है, वो धीरे धीरे अपना उसका रेलेवेंस हट जाएगा और कुछ नया ही हमको इमर्ज होगा, मीन्स आने लगेगा तब। ठीक है। We may find ourselves doing something entirely different, something we never initially envisioned. We may find ourselves doing something entirely different. और हम, ऐसा नहीं है, आई डोंट से कि आई एम अ लूजर और आई एम अ फेलियर, नो। मुझे तो लगता है कि मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ। मतलब मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एस्पायर्ड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग डिफरेंट, एंड बट वो नहीं हुआ। It is not like कि मैं फेलियर हूँ, इट इज़ लाइक आई एम मोर हैप्पी टुडे, आई एम मोर सेटिस्फाइड, आई एम मोर, यू कैन से माई माइंड इज़ मोर क्लियर टुडे। आज मुझे बहुत चीज़ें हैं जो उस समय पे तो कुछ भी नहीं दिखाई देती ना। तो डेफिनेटली वी फाइंड आवर सेल्फ डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ऑब्वियसली अब मैंने जब अपना काम करना शुरू किया उस समय तो कुछ और सोच के ही काम करना शुरू किया था ना, वो चीज़ें नहीं हुई, उस तरीके से नहीं हुई, और आज मैं कुछ और कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि अगर आप फेल हो जाते हैं जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लाइफ एंड हो जाएगी, वहाँ से लाइफ एक डिफरेंट मोड़ लेगी। ऑब्वियसली चीज़ें बहुत टफ रहेंगी, बहुत टफ रहेंगी, ईजी तो नहीं रहने वाली हैं, बट उसके बाद में बहुत कुछ अच्छा होगा। So we may find ourselves doing something entirely different और something we never initially envision, है ना। और ऐसा कुछ हम कर रहे होंगे जिसको हमने पहले कभी सोचा ही ना हो कि अच्छा मैं ये भी करूँगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं, और आज हम वही काम कर रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे होंगे उस काम को। विद हिंड साइड, हिंड मतलब पीछे और साइड मतलब नज़र। तो अगर हम अपनी पीछे मतलब अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं, सो जो हमारे पुराने सेटबैक यानी जो हमारे पुराने फेलियर हैं, नो लॉन्गर होल्ड द सेम वेट इट वंस डिड। अब वो उनमें इतनी वेटेज ही नहीं बची है जितनी उस समय पे थी, जब हम उस टाइम पे वो जब हमसे हुआ, है ना, जब आपसे वो चीज़ चली गई, जो उस समय उसकी वेटेज आपको लग रही थी कि ओ माय गॉड, जो पेन आप उस समय फील कर रहे थे, अब आप वो चीज़ नहीं फील करेंगे। और प्लीज़ इट्स नॉट लाइक कि फेलियर है मैम ऐसा होता है, हाँ, ट्रस्ट मी, आप मेहनत करो, यू विल सी डिफरेंट थिंग्स। The most difficult part is navigating that immediate moment of disappointment, the break from a long held aspiration. Absolutely, बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो। अब जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है ना, नेविगेटिंग द इमीडिएट मूवमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। नेविगेट करना मतलब मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना, हैंडल करना। अब जब हमें समझ में आ गया कि अब ये चीज़ तो जा चुकी है, अब वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उस चीज़ को रियलाइज़ करना, उस चीज़ को हैंडल करना कि जो हमारा लॉन्ग हेल्ड एस्पिरेशन था, मतलब जिसको हम बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जिसको लेके हमने अलग अलग तरीके के अपने ड्रीम्स लगाए हुए थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। उस चीज़ को रियलाइज़ करना, उस चीज़ को हैंडल करना ही सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है। It is hard to accept that certain paths no longer exist, especially when we feel we did everything within our capacity.
It is definitely very, very hard. It is not something that is easy. It is definitely very hard कि हम उस चीज़ को स्वीकार करें कि अब वो जो कुछ रास्ते थे, अब वो और नहीं बचे हैं, जिनके लिए हमने मतलब सब कुछ किया जो हमारी कैपेसिटी में था, हमने जी जान लगा दी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और अब वो चीज़ हमारी नहीं है या अब हम उसे कभी नहीं पा पाएंगे। इस चीज़ को स्वीकार कर पाना, इस चीज़ को हैंडल कर पाना सच में बहुत मुश्किल है। और ये जो टर्ब्यूलेंट है, ये जो डिस्टर्बिंग फेज है, ये डिमांड करता है इमोशनल रेजिलियंस, विच इज़ फार हार्डर टू कल्टिवेट देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, राइट। और ये जो उथल पुथल है फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, अब ये जो टर्ब्यूलेंट है ना, ये डिमांड करता है इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब कि आप प्रॉब्लम के बाद उभर लेंगे, उसको ओवरकम कर लेंगे, आप डील कर लेंगे उस चीज़ को। ये बहुत टफ है, बहुत हार्ड है इस चीज़ को कल्टीवेट कर पाना। कल्टीवेट करना मतलब इसको हम कल्टीवेट करते हैं कोई चीज़ जो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो डेवलप हो रही होती है। देन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एब्सोल्युटली हम स्किल्स सीख सकते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब स्किल्स हो गया, हम स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। बट इस चीज़ को पॉजिटिवली, इस चीज़ से बाहर निकल पाना कि जिस चीज़ के लिए मैंने दिनों रात मेहनत की, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और अब वो मेरी नहीं रही, अब मैं उसको कभी अचीव नहीं कर सकता, इस चीज़ को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड कर पाना विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी नेगेटिविटी, ये बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। Over time, after encountering multiple bottlenecks, we often choose an alternative path or sometimes a new path chooses us. ओवर टाइम, जैसे जैसे अब समय बीतता जाता है, हम एनकाउंटर मीन्स हम फेस करते हैं बहुत सारी हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, दिमाग एकदम कचरा हो जाता है। अब अचानक से जिस चीज़ को हम मान लो 5-6 साल से मेहनत कर रहे थे उसको अचीव करने के लिए, और अब वो ख़त्म, अब अचानक से अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत। अब हम कुछ करने की भी कोशिश करेंगे तो हम गिर जाएंगे, है ना। तो हम चूज़ करते हैं कोई दूसरा रास्ता, और कभी कभी डेस्टिनी ही हमारे लिए रास्ता चूज़ कर देता, न्यू पाथ खुद हमको चुन लेता है। एफर्ट डज गेट रिवॉर्डेड, दो नॉट ऑलवेज इन द वे वी एक्सपेक्ट और ऑन द टाइम लाइन वी डिज़ायर। Effort does get rewarded, absolutely. Effort does get rewarded. Always keep this thing in your mind. अगर आपने sincerely मेहनत की है, अगर आपने honestly अपने काम को किया है, then your effort will definitely get rewarded. You will definitely get what you want. But अब उसमें चीज़ याद रखनी है, not always in the way we want, नॉट ऑन द टाइमलाइन जो हम डिज़ायर कर रहे थे। लाइफ अनफोल्ड्स एमिड काउंटलेस वेरिएबल्स, मैनी ऑफ विच रिमेन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, एंड नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कैन एलिमिनेट अनसर्टेनिटी एंटायरली। अच्छा, लाइफ अनफोल्ड्स अमिड काउंटलेस वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ जो है ना वो ओपन होती है, धीरे धीरे खुलती है, लाइफ के अलग अलग रूप हमको धीरे धीरे पता चलते हैं, और उसमें ऐसे काउंटलेस वेरिएबल्स है, मतलब जो चेंज होंगे ही होंगे। जो चीज़ आपको एक समय पे बहुत अपने करीब फील होती है, लगता है कि ये तो नहीं बदल सकती है, वो भी बदल जाएगा। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, हम उस अनसर्टेनिटी को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका एग्जामिनेशन हो, आपने जैसे प्लान किया है 100% वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे आप इंटरव्यू हो, कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो, इवन कोई एवरीडे टास्क हो ना, उसमें भी हम अनसर्टेनिटी को नहीं हटा सकते हैं, वो होगा ही होगा। So rather than remaining trapped in a sense of anticlimax or feeling unrewarded, it is more constructive to introspect. अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, रादर देन रिमेनिंग ट्रैप्ड इन अ सेंस ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या हुआ, आपने तो क्लाइमैक्स कुछ और सोचा था ना, आपने सोचा था एंडिंग कुछ अलग तरीके से होगी, अब वो आपके ऑपोजिट एंडिंग हो गई है। उसमें फंसे रहने की बजाय, अपने आप में ये सोचने की बजाय कि मैंने सब कुछ किया और मुझे नहीं मिल पाया, इस चीज़ में ट्रैप रहने की बजाय ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ये ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें।
Recurrent failure invites us to examine our strategies, identify gaps, and recalibrate our approach. अब ये थोड़ा समझो इस चीज़ को। सपोज ये लाइन को आप ऐसे सोचो, ये वाली लाइन को, कि आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी मॉक की बात बोली थी, मॉक आप दे रहे हैं, तो अगर आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, आपके मार्क्स आ नहीं रहे मेहनत करने के बावजूद भी, तो फिर आपको एग्जामिन करनी है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को, क्या गैप क्रिएट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और अपनी खुद की अप्रोच को रिकैलिब्रेट करना है, उसको रीएडजस्ट करना है। ये तो तब हो गया जब आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अब ऑप्शन ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है रिकैलिब्रेट करने के लिए, अब चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर क्या करें? समटाइम्स हाउएवर रिकैलिब्रेशन अलोन इज नॉट इनफ। अब रिकैलिब्रेट करके भी क्या कर लेंगे, वो चीज़ तो बची नहीं है, वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कहाँ करें? So especially when opportunities to retry no longer exist, in such moments we may be compelled to completely reimagine our dreams. We may be compelled मतलब forced, we may be forced to completely reimagine our dream. अब recalibrate क्या करें, अब क्या readjust करें? वो जो चीज़ जिस पे हमें वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी थी, वो अपॉर्चुनिटी तो अब है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसे में अब हमें अपनी चीज़ों को, मैं ये तो नहीं बोलूँगी ड्रीम आप अचानक से आपके क्रिएट हो जाएंगे, नहीं ड्रीम तो नहीं क्रिएट होगा। सो बट वी नीड टू री इमेजिन और री स्टार्ट आवर लाइफ। डेफिनेटली इट इज़ टफ, बट होगा, ठीक है। और अभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पैसेज, आई रियली लव दिस पैसेज। अचीवमेंट ब्रिंग्स जॉय एंड फुलफिलमेंट, बट देयर इज ऑल्सो प्रोफाउंड ग्रोथ इन लर्निंग टू लिव थ्रू फेलियर, to face it without denial, and to continue engaging with life courageously. अब अच्छा मैं एक बात बोलूँ आपको, अभी आप जिस सपोज 18 साल के हैं, 19, 20, 22 जितने भी साल के हैं, अभी ये वाला पैसेज पढ़ के आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा मैम ये क्यों कह रहे हो, हम फेल हो ही नहीं सकते, मेरा पास होना निश्चित है, और मैं पास नहीं हुआ तो मेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। बट ऐसा किसने कहा कि आप पास नहीं होंगे? ऑब्वियसली आप पास होंगे, ऑब्वियसली आप अपनी गोल को अचीव करेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं, बट ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझना तो थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेते हैं ना, ताकि वो हमें समझा दे जब समय आए। अगर इस तरीके की नॉलेज हमारे पास होती है, हमारा ब्रेन ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होता है, तो हम अनसर्टेन सिचुएशंस में भी हम गिव अप नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर रहना है हर एक चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली जो अचीवमेंट होते हैं वो भाई जॉय फुलफिलमेंट लेके आते हैं, हमें लगता है कि यस हमने अचीव कर लिया, हमने फुलफिल कर लिया अपने काम को। बट देयर इज़ ऑल्सो प्रोफाउंड ग्रोथ इन लर्निंग टू लिव थ्रू फेलियर। बहुत जो ग्रोथ हम फील करते हैं ना आफ्टर फेलियर, वो भी बहुत मतलब ना बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट लेवल की आती है हमको, टू फेस इट विदाउट डिनायल। बट उसके लिए आपको बिना डिनायल के आपको अपने आप को समझाना होगा कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हुआ, डिनायल में नहीं रहना है, स्वीकार करना है चीज़ों को, और फिर अपने जीवन को आपको करेजियसली हिम्मत के साथ आप उसको एंगेज कर रहे हैं, उसमें डील कर रहे हैं। द मोर चांसेस वी टेक द ग्रेटर आर एक्सपोजर टू बोथ सक्सेस एंड फेलियर एंड बोथ शेप अस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहे हैं? द मोर चांसेस वी टेक, जितनी ज़्यादा हम चांसेस ले रहे हैं, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो एक आप हो, ठीक है, आप घर से बाहर निकले हुए हो, आप 18 साल की उम्र से ही आप मेहनत कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अब आप ज़्यादा चांसेस ले रहे हो, आपने 18 साल से ही काम शुरू कर दिया, आप बाहर निकले हुए हो, घर छोड़ के हुए हो आप, तो आपके पास में एक्सपोजर ज़्यादा है। अब एक्सपोजर ज़्यादा है तो सक्सेस का भी है तो फेलियर का भी है, और आप जानते हैं फेलियर के ज़्यादा होते हैं ना, सक्सेस एक दिन एक बार का होता है, लेकिन उस एक बार के लिए हमें हज़ारों बार फेल होना पड़ता है ना। एंड बोथ, और दोनों ही चीज़ें हमको शेप करती हैं, राइट? In fact, as someone once observed, the story of a human life is best told through its failures. और in fact,
किसी ने मतलब एक बार ऐसा ऑब्जर्व किया, द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ की जो स्टोरी है ना वो बेस्ट वे में आपकी कब समझी जा सकती है, उसके फेलियर्स के थ्रू। अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफन हैज़ फार मोर टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन देन समवन हु अचीव्ड एवरीथिंग एफर्टलेसली इन वन अटेम्प्ट। आप देखो, एक ऐसा बच्चा है जो अपने बचपन से ही प्रॉब्लम से डील करता आ रहा है, कभी गिव अप नहीं किया उसने, वो फाइट कर रहा है अपनी फैमिली से, अपने आप से, अपनी सिचुएशन से। एक वो बच्चे से आप बात करिए, अब वो बड़ा हो गया है, और एक वो बच्चा जो अब बड़ा हुआ है जो एकदम प्रिविलेज्ड टाइप का बच्चा रहा है। आप उन दोनों से बात करिए, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगी, जो डिफरेंस आप देखेंगे उन दोनों के बीच में, वो ज़मीन आसमान का होगा। और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास तकलीफ़ें ज़्यादा हैं ना, तो आप सोचो कि आपको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि आपकी लाइफ में उससे बड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड सेटबैक्स, यानी जिसने फेलियर्स को एक्सपीरियंस किया है, डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस किया है, उसके पास में हैज़ फार मोर टू पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। देन द समवन हु अचीव्ड एवरीथिंग एफर्टलेसली, उसको सब कुछ थाली में परोस के मिल गया, मतलब वैसे वाला थाली में परोस के नहीं, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक बच्चा है जिसको पढ़ाई करने के लिए भी पैसे कमाने पड़ रहे हैं कि अपनी फीस दे, ये वो कर रहा है। एक बच्चा जिसको इस सब का कोई स्ट्रेस ही नहीं है, उसको सब कुछ एफर्टलेसली वो अचीव कर पा रहा है। तो दोनों की स्टोरी में ना बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखेगा, और जो हम सबसे ज़्यादा सीख पाएंगे वो इस पर्सन से सीख पाएंगे। फेलियर हम्बल्स अस, एब्सोल्युटली। जो फेलियर होते हैं ना वो हमें बहुत हम्बल बना देते हैं, बहुत मॉडेस्ट बना देते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ बना देते हैं। हमारे अंदर एम्पैथी आ जाती है, ये हमारा पर्सपेक्टिव ही कम्प्लीटली चेंज कर देता है, हमें नज़रिया बदल जाता है हमारा चीज़ों को देखने का। इट रिमाइंड्स अस दैट एफर्ट इज़ मीनिंगफुल इवन व्हेन आउटकम्स डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। और ये हमें याद दिलाता है कि जो एफर्ट है, गिव अप नहीं करना है ना हमें, वो हमेशा मीनिंगफुल है। इवन अगर आप फेल हो भी गए, इवन यार आपके जो आउटकम्स थे वो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट आए हैं ना, स्टिल योर एफर्ट्स आर वेरी मीनिंगफुल, स्टिल एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। आपने क्लास 10th में मेहनत की, आपने बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत की, नंबर अच्छे नहीं आए, बट जो नॉलेज आपने गेन की है वो आपको अचानक से अभी फील नहीं होगी। आप देखेंगे ओवर टाइम कि वो नॉलेज बहुत है आपके पास में, नंबर नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ना आई नेवर जज अ स्टूडेंट कि उस किसके नंबर ज़्यादा हैं तो वो ब्रिलियंट है, और जिसके नंबर कम है नहीं। उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, दोनों चीज़ों को डिफरेंट वे में ले रहे हैं। When we acknowledge this, जब हम इस चीज़ को acknowledge करते हैं, समझते हैं, we preserve our capacity to move forward, to attempt new things and to find purpose beyond a single outcome। और जब हम ये पूरे जो आपको इतना सब कुछ मैंने बोला है, जब हम इस चीज़ को acknowledge करते हैं तो हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम सिक्योर्ड करते हैं हमारी कैपेसिटी को कि हम और आगे बढ़ें भाई, है ना। अब हम नई चीज़ें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नई चीज़ें हम ट्राई करें, और हम एक अपना और पर्पस हम अपना ढूंढें, उस एक सिंगल आउटकम पे हम आके अपनी लाइफ को ना रोक दें। सो ये आर्टिकल मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और बहुत नॉलेज थी इसके साथ में, मतलब इंग्लिश की नॉलेज से ज़्यादा लाइफ की नॉलेज थी, क्योंकि सक्सेस तो वन टाइम आपको मिलती है, बट फेलियर आपको मल्टीपल टाइम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। सो फेलियर से हमें डरना नहीं है, इट मेक्स अस अ डिफरेंट पर्सन। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है जो आपको अलग ही लेवल का आपको फील होता है। सो डोंट वरी, हाँ आई वुड से डोंट वरी, दिस इज़ द ज़्यादा आपको बेटर वर्ड मेरे लिए अभी मुझे आ रहा है। डोंट वरी, आपको अचीवमेंट हो, अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट वर्क एज मच एज यू पॉसिबल, वर्क, दैट्स इट, वही आपके हाथ में है, ठीक है। तो मेहनत करनी है आपको, बाकी सब छोड़ देना है, और आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होता है, और होता है, हो रहा है अच्छा, होता है क्या है, एवरीथिंग इज बेस्ट, दैट्स इट। सो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए,
हाँ, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सारे शब्द थे, बहुत अच्छे-अच्छे सेंटेंसेस थे। तो इस क्लास को एक बार दोबारा से इस पीडीएफ को आप रीड कर लेना और पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो। अपना ध्यान रखो। बाय एवरीवन, टेक केयर।